अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आ गया हूँ टीपू सुल्तान के मकबरे पर और इन्हें एक संत भी माना जाता है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से बहुत सारे लोग उनको बुज़ुर्ग मानते हैं, जैसे कि कहावत है कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की ज़िंदगी काफ़ी होती है। बिल्कुल ताजमहल के अंदाज़ के अंदर गेट से आप देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान का जो मज़ार है बिल्कुल सामने की तरफ है। इसे गुंबज के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है और इनके जो कारनामे हैं, वैसे 1751 से 1799 तक ये एक सुल्तान के रूप में रहे और 4 मई 1799 को अंग्रेज़ों ने जब हमला किया था और मीर सादिक की गद्दारी की वजह से और भी बहुत सारे इनके जो सेना में शामिल लोग थे, उनकी गद्दारी के वजह से भी टीपू सुल्तान हारे थे। इसी के साथ में टीपू सुल्तान जो अंग्रेज़ों की बिल्कुल भी यहाँ पर इंडिया के अंदर प्रेजेंस को पसंद नहीं करते थे। इवन हैदराबाद के निज़ाम हो या मराठे हो या सिख हो, हिंदुस्तान में एक ही पावरफुल अगर कोई सुल्तान रहा था तो वो टीपू सुल्तान थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों को खदेड़ने की ताकत रखते थे। साइड की तरफ में देखें तो उस वक्त के और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, बहुत सारी यहाँ पर कब्रें हैं जो कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। अभी जैसे कि मैं आगे की तरफ जब जा रहा हूँ तो टीपू सुल्तान के बारे में देखा जाए तो बताया जाता है जब अंग्रेज़ों ने किले को भेदा था, जो कि मैसूर का था, और जब वो लोग यहाँ पहुँचे तो जब पहली गोली टीपू सुल्तान को लगी, उसके बावजूद टीपू सुल्तान लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों ने ही टीपू सुल्तान का जब इंतकाल हुआ तो अंग्रेज़ों के द्वारा ही जब उनको दफनाया गया और कई तोपों की सलामी दी गई। तो दोस्तों, असल में तारीफ़ हो तो तारीफ़ वो होती जब दुश्मन आपकी तारीफ़ करे, और टीपू सुल्तान उनमें से एक थे जिनकी तारीफ़ की दुश्मनों ने। के लोग टीपू सुल्तान की बहुत इज़्ज़त करते हैं। मकबरे के अंदर जाने में चप्पलों को इस तरह से बाहर रखा जाता है और उसके बाद ही आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। और ये टीपू सुल्तान का मकबरा यहाँ मैं एंट्री कर चुका हूँ। बाहर की तरफ भी देखें तो जो उनके शाही लोग थे उनकी बहुत सारी यहाँ पर कब्रें हैं, और आइट साइड टीपू सुल्तान के मकबरे के यहाँ पर छोटे छोटे महल नुमा कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। और बैक साइड में भी देखें तो टीपू सुल्तान का जो मकबरा है उसके पास में भी बहुत सारी कब्रें हैं। और यहाँ से जब आप देखेंगे टीपू सुल्तान के मकबरे को तो पीछे की साइड में एक मस्जिद है और उसका जो मीनारा कुछ स्टाइल थोड़ा सा कुतुब शाही स्टाइल है, जैसे कि कुतुब शाही स्टाइल वो जिसे हम गोलकोंडा सल्तनत या हैदराबाद की सल्तनत कह सकते हैं। लेकिन जब ऊपर की तरफ आप देखेंगे टीपू सुल्तान के गुंबद को तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो स्टाइल बिल्कुल यूनिक और नया है। टीपू सुल्तान जहाँ पर पहली गोली लगने के बाद में उनको लास्ट में एक ब्रिटिश सैनिक ने जब उनके सर में गोली मारी थी वो हीरा छीनने के लिए, क्योंकि इतनी गोली लगने के बावजूद भी टीपू सुल्तान लड़ रहे थे। और दोस्तों, अंग्रेज़ भी जब 1799 में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की हत्या करके मैसूर को अपने स्टेट में लिया था, उस वक्त में सिख एम्पायर भी था, लेकिन उन्हें महाराजा रंजीत सिंह से इतना ख़तरा नहीं था। हकीकत में रंजीत सिंह को वो एक तरह से इस्तेमाल कर रहे थे कि अफ़गान लोग किसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर इंटर ना हो। वैसे अफ़गान भी कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सबसे पहले अफ़गानी लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था और वो बहुत ही जल्द ऐसा माने जाना लगा कि जैसे अफ़गान हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। मराठे इस्लाम कबूल नहीं कर पाए और पंजाब के किसान, जिसमें जाट, गुज्जर, खत्री, ये जो लोग थे, एक सिंपल से फ़कीर थे गुरु नानक, और उसके बाद में उसमें उनके जो सक्सेसर हुए उनके अंदर हेरिडिटी, उनके अंदर नेपोटिज़म नहीं था कि उनके कोई ख़ानदान का ही होगा, और सक्सेसर
ने आगे जाकर एक उस फ़कीरी निज़ाम को जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखता था, जो सूफ़ियों से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन जो ये किसान थे, ये हिंदुस्तानी किसान थे और सभी जो आर्य वैदिक धर्म से दूर रहना चाहते थे और आगे जाकर फिर उनको हिंदुस्तानियों को जो यहाँ भारतीय लोगों को हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कहा जाने लगा। तो ब्राह्मणवादी जो आर्य धर्म के मानने वाले, वैदिक धर्म के मानने वाले हैं, उन्होंने अपने धर्म का नाम ही हिंदू रख दिया और ख़ुद को हिंदू कहने लगे। इस वजह से हिंदुस्तान के काफ़ी सारे लोग मानसिक गुलाम बन गए जो शूद्र थे और अपने आप को वो भी हिंदू कहने लगे, जिसकी वजह से अब एक तरह की मानसिक गुलामी उनके मन में आ गई। अब मैं बुनियादी बात जो बोल रहा था सिखों वाली, तो सिखों के लिए ये था कि उन्होंने एक बैरियर बना दिया था अंग्रेज़ों ने कि यहाँ पर नहीं आए और उनसे उन्हें कोई ख़तरा भी नहीं था, जिससे मराठे नवाब ऑलरेडी उनके अंडर में ही थे और सिख और राजपूत भी। तो एक ही ताकत थी, वो थी टीपू सुल्तान। और जब 1799 में टीपू सुल्तान को उन्होंने उनके गद्दार जो मीर सादिक के ज़रिए और भी जो उनके जो सेनापति थे, जनरल्स थे, उनकी गद्दारी के वजह से जब उनको हरा दिया, तो अंग्रेज़ों का ये कहना था कि अब हिंदुस्तान हमारा है। तो अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला से 1757 में शुरू की थी। वहाँ भी मीर नाम का एक गद्दार था जिसे मीर जाफ़र के नाम से जाना जाता है और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तानी सेना के साथ मिलकर ही मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला को हरा दिया था। लेकिन एक बड़ी बात दोस्तों ये है कि जब अगर मीर जाफ़र को हराया था, सिराजुद्दौला को अगर हराया था, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि सिराजुद्दौला के बारे में ये कहा जाता है कि सिराजुद्दौला रात को तो अपनी जो उनकी लोंडियाँ होती थी उनके साथ रात गुजारते थे और दिन भर गुजरने के बाद वो उठते थे। तो एक नवाबी ज़िंदगी जीते थे और ऐसे हालात के अंदर जो रॉबर्ट क्लाइव था जिसने सिराजुद्दौला को हराया था मीर जाफ़र से मिलकर, वो सुबह से शाम तक इसी तरह की प्लानिंग करते रहता था कि किस तरह से हिंदुस्तान के ये सूबा जो है बंगाल, इसको जीता जाए और सिराजुद्दौला को हराया जाए। और ये मौका मीर जाफ़र के ज़रिए उन्हें मिला और 1757 के अंदर बंगाल उनके हाथ में आया। इसी तरह से फिर 1707 की बात की जाए, अगर 1757, तो 1707 में औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद में मुग़लों का भी यही हाल था। जो उनकी नस्लें थी वो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश के अंदर थी कि सुल्तान कौन बने और एक आराम पसंद और अय्याशी भरी ज़िंदगी जी रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे फिर राजपूत नवाब और सिख और इसी तरह से जो मराठे थे वो आगे जाकर उरूज मिला उन लोगों को और वो लोग आगे बढ़ने लगे। इस तरह से मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हुई और कई हिस्सों के अंदर नवाब मराठे, सिख और राजपूतों में बँट चुके थे। तो सबसे पहला जो शिकार उन्होंने किया वो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको 1757 में हराने के बाद में आखिरी जो उनको सबसे ज़्यादा पावरफुल जो सुल्तान थे वो सुल्तान थे टीपू सुल्तान। उसकी वजह भी ये थी कि मेजी रेस्टोरेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, जापान का जापानीज़ बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। तो जापान के एक एम्परर थे मेजी, उन्होंने जापान को इंडस्ट्रियलाइज़ किया और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूरोप के अंदर रिसर्चेज हो रही थी उसको अपनाया। वही काम टीपू सुल्तान कर रहे थे। अंग्रेज़ों को ये ख़तरा था कि अगर इनको ज़्यादा टाइम दिया गया, उस वक्त में निज़ाम भी थे, मराठे भी थे, सिख भी थे, लेकिन सबसे बड़ा जो ख़तरा उनके लिए था वो थे टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान ने इंडस्ट्रियलाइज़ कर दिया था, बहुत सारी यहाँ पर कंपनी शुरू कर दी थी। इसी के साथ में लाइब्रेरीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुरू कर दिए थे, जिसके अंदर रॉकेट लॉन्चर सबसे ज़्यादा एडवांस पूरी दुनिया में जिसने बनाया था वो थे टीपू सुल्तान। तो ये उनको ख़तरा था कि अगर ज़्यादा टाइम दिया तो ऐसा ना हो कि टीपू सुल्तान एक मज़बूत पावरफुल जो एक रिसर्च बेस्ड सल्तनत शुरू कर दें और आगे जाके जो यूरोप के अंदर रिसर्चेस हो रही है वो इंडिया में ही होने लग जाए और सबसे ज़्यादा पावरफुल फिर सुल्तान बनकर टीपू सुल्तान उभरेंगे और उनको फिर हराना नामुमकिन होगा। ये मौका उनको फिर मीर
मीर सादिक के ज़रिए से मिला। मीर सादिक को जब जब पूरी तरह से दीवारें तोड़कर यहाँ ब्रिटिश जो फ़ौजें पहुँच गई थी, उसमें मकामी लोग ही थे, नेटिव्स ही थे। और बताया जाता है कि 2 लाख की आबादी ही ब्रिटिशर्स की थी इंडिया में, और कम से कम 20 करोड़ लोगों पर उन लोगों ने हुकूमत की। उसकी वजह यही थी कि टेक्नोलॉजी, और दूसरा ये थी कि जो आपसी रंजिशें, और एक यही कि मुस्लिम्स ने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को तो बहुत सपोर्ट किया, लेकिन शूद्रों को अगर वो सपोर्ट करते, वैसे यही सपोर्ट उनका रहा था टीपू सुल्तान का, कि जब शूद्र औरतों को केरल और कर्नाटक साइड में अपने जो ब्रेस्ट है उनको ढकने का हक नहीं था, तो टीपू सुल्तान ने ही उनके लिए आवाज़ उठाई थी कि वो ढक सकते हैं, और कहीं ना कहीं नेटिव लोगों का भी उनको सपोर्ट मिल जाता। और यही बात जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे उनको खटक रही थी कि टीपू सुल्तान हर लिहाज से एक कैपेबल सुल्तान है। सबसे बड़ी बात ये, मैं हमेशा नेपोटिज़म के ख़िलाफ़ बोलता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि हर सुल्तान ने अपने जो नाअहल जो जनरेशन से उनको सुल्तान बनाने की कोशिश की, और वो कहीं ना कहीं अय्याशी में रहे और सल्तनतें डूब गई। लेकिन टीपू सुल्तान का यहाँ पर मामला अलग था। उनके वालिद एक सिपाही थे, और एक और बड़ी बात ये कि उन्होंने अपने वालिद की इस जो विरासत को और आगे बढ़ाया और बहुत ही ज़्यादा काबिल बने। बताया जाता है कि उनसे जब पूछा गया था कि तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए, तो उन्होंने अपने वालिद से कहा कि मुझे लाइब्रेरी चाहिए। और जैसे कि मराठों के अंदर बाजीराव अपने वालिद के साथ मुहिम पर जाते थे, तो उसी तरह से जो टीपू सुल्तान थे वो हर जंग पर अपने वालिद के साथ शामिल होते थे। तो उनको इसके अलावा वॉरफेयर का भी बहुत सारा नॉलेज रहता था, और रिसर्च बेस्ड उनका ऑलरेडी माइंड था। उन्हीं के बहुत सारे एडवाइज़र्स यूरोप में जाकर रिसर्चेस जो हो रही थी उसके बारे में, एडवांस टेक्नोलॉजी को वो लोग हासिल कर रहे थे। तो ये एक सबसे बड़ी बात, हर लिहाज से ब्रिटिश घबरा रहे थे कि ये कैपेबल सुल्तान है, कैपेबल लीडर है, जो सोसाइटी को और साथ ही साथ जो ये जो सल्तनत है उसको अपग्रेड, अपडेट और डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिनके रेस्टोरेशन का काम उन्होंने कराया। मराठों ने एक 4 धामों में से एक धाम सिंगारी मठ है उसको लूट लिया था, और लूटने के बाद में जब वहाँ पूरी तरह से कमज़ोर हो गए थे, तो टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने उनकी मदद की और उसको रिस्टोर किया, उसको रेस्टोरेशन कराया उस मंदिर का। तो दोस्तों, हर लिहाज से, धार्मिक तौर से वो शियाइज़म हो या फिर सूफ़ीज़म हो, हर लिहाज से टीपू सुल्तान एक कैपेबल सुल्तान थे। और यही चीज़ बार बार तो वो टाइम ही नहीं देना चाहते थे। एक तीसरी मैं टीपू सुल्तान की ये कमज़ोरी समझता हूँ कि जैसे उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी थॉट ये थी कि 100 साल गीदड़ की ज़िंदगी और 1 दिन शेर की ज़िंदगी। लेकिन अगर थोड़ी सी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते, जैसे कि अफ़ज़ल ख़ान की जब हत्या की थी जो आदिल शाही सल्तनत के जनरल थे शिवाजी ने, और बताया जाता है कि दुश्मन को उधर से लोगों का ये मानना है जो कुतुब शाही सल्तनत की, कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और वो कभी कोई हथियार नहीं लाए, और उन्होंने सोचा कि उनको ऐसे ही पकड़ लेंगे। लेकिन उनके पास में वाघ नख था जिससे उन्होंने उनका हत्या कर दी। और वैसे ये बताने वाले भी उनके शिवाजी के एक मुस्लिम जो जासूस थे, उन्होंने खबर दी थी कि वो काफ़ी टॉल और मज़बूत हैं, और ये आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो आप छुपा हुआ एक वाघ नग ले जाएं, जिससे अगर वो आपको गला दबाकर या किसी तरह से दम घोट के मारने की कोशिश करें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ से भाग निकले, वहाँ रुके नहीं, और उनके कुछ जनरल्स की वहाँ पर लड़ते हुए वो लोग मारे गए, लेकिन शिवाजी बच गए। ऐसी औरंगज़ेब की भी वो कैद से इसी तरह भागे थे, और उसमें भी एक मुस्लिम जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने ही इनकी मदद की थी। तो ये एक डिप्लोमेसी जो थी टीपू सुल्तान ने नहीं अपनाई। अगर वो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होते तो शायद आज हिंदुस्तान का एक इतिहास अलग ही होता। लेकिन सबसे बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक बात ये रही कि, और कहीं ना कहीं यही चीज़ पूरी दुनिया में, और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी ये बात मानी कि टीपू सुल्तान ही एकमात्र ऐसे, इतने सारे उनके जो अपोनेंट थे जो उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उन अपोनेंट में सबसे किसी को उन्होंने इज़्ज़त नहीं
नहीं दी। आप देख सकते हैं कि उसके बाद में यहाँ पर उनका जो उनको बिल्कुल इज़्ज़त के साथ उन लोगों ने दफनाया और यहाँ पर उनके लिए कई तोपों की सलामी दी। तो जो असल में तारीफ़ वो होना चाहिए जो दुश्मन करे, और यही बात टीपू सुल्तान की थी कि उनके दुश्मनों ने ही उनकी तारीफ़ की। तो दोस्तों यहाँ पर आज एक सबसे बड़ी बात है, मैंने आज तक किसी हारे हुए सुल्तान का मकबरा नहीं देखा, लेकिन एकमात्र इतना, और मकबरा भी देखा तो इतना ज़्यादा वैभवशाली, इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा संपन्न, इतना खूबसूरत मैंने मकबरा हारे हुए व्यक्ति का नहीं देखा। तो ये एक प्रतीक है टीपू सुल्तान का कि उन्होंने डिप्लोमेसी भी नहीं अपनाई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो ये अंग्रेज़ों ने समझी कि मराठे हमारी मुट्ठी में है, नवाब हमारी मुट्ठी में है, सिख हमारी मुट्ठी में है, राजपूत हमारी मुट्ठी में है, लेकिन एकमात्र ऐसा एक दिलेर, एक ऐसा हिम्मत वाला शख्स, एक ऐसा बहादुर जिसने हमारे ख़िलाफ़ लड़ा और हमें 4 लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों से, टीपू सुल्तान ने, और उनके दांतों चले चने चबवा दिए उनसे, उनके ईंट से ईंट बजा दी। तो अंग्रेज़ भी कहीं ना कहीं ऐसे एक सबसे बड़ी अंग्रेज़ों की कामयाबी की भी वजह यही थी कि उन्होंने कभी किसी शहर का नाम नहीं बदला, किसी मकबरे को नुकसान नहीं पहुंचाया, और वो अपने सिर्फ रूल की तरफ ही ध्यान दे रहे थे। यही चीज़ अंग्रेज़ों को सक्सेस की तरफ ले गई, कामयाबी की तरफ ले गई। अंदर की तरफ और भी हम देखेंगे, अभी नमाज का वक्त होगा तो मस्जिद खुलेगी, मस्जिद के अंदर का मैं आपको कुछ वीडियो बनाकर बताऊंगा। वैसे जो मीनारे हैं वो थोड़ा सा एक मस्जिद के जो मीनारे हल्की सी उसमें एक झलक कुतुब शाही मीनारों की आती है, लेकिन जब हम देखते हैं टीपू सुल्तान के मकबरे को तो उसकी झलक बिल्कुल भी नहीं आती। बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है उनके इस मकबरे का। अंदर की तरफ अभी मैं आपको ले जाऊंगा और वहाँ का भी आपको वीडियो बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से उनका जो ये मकबरा है कितना ज़्यादा सुंदर और कितना ज़्यादा एक अलग ही जो वास्तु शैली है, जो आर्किटेक्ट है उसके अंदर बना हुआ है। सबसे यूनिक और सबसे ज़्यादा अलग अंदाज के अंदर ये इसका डिज़ाइन किया गया था। तरफ जब हम मकबरे की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो मकबरे के जो पिलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़बूत और आज भी बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। ब्लैक कलर के इन पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। रूम में आप देखेंगे उनकी बेटी का यहाँ पर ये कब्र है, और ये टीपू सुल्तान के दामाद हैं उनकी कब्र है। तो टीपू सुल्तान की बहन है उनकी कब्र है, लक्कर ही लगी हुई है। और यहाँ पर ये भी टीपू सुल्तान की दूसरी बहन है, उनकी कब्र है बिल्कुल मकबरे से लगी हुई। तो दोस्तों सही बात है, शेर की ज़िंदगी ही जी है टीपू सुल्तान ने। और यहाँ जो जिस तरह से काम किया गया है जो मकबरे का, कितनी अच्छी स्थिति के अंदर है ये मकबरा। 1799 से अगर आप बात करें तो दोस्तों आज अभी 2024 चल रहा है, 2 साल पुराना ये मकबरा आज बिल्कुल उसी हालत में है जैसे कि उस वक्त में होगा। यहाँ से एग्ज़िट भी कर सकते हैं। और ये ब्लैक कलर का जो है ईरानी पत्थर है, और इस ईरानी पत्थर का गेट के लिए और पिलर्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऊपर की तरफ वैसे डिज़ाइन नहीं है, लेकिन पूरा जो गुंबद है और जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो पूरा डिज़ाइन से भरा हुआ है चारों ओर। जब हम देखते हैं तो सामने की तरफ वो मस्जिद है जिसमें वैसे अभी नमाज का मस्जिद अक्सा नाम दिया गया है। तो मस्जिद अक्सा जो देख रहे हैं आप, मैं बाहर से भी उस वक्त आपको दिखाया था। तो ये मस्जिद अक्सा का डिज़ाइन है। अभी इस मस्जिद अक्सा में ताला लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त होगा तो मस्जिद खुलेगी। उसके बाद में वहाँ से भी मैं आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराऊँगा। मस्जिद अक्सा से बैक साइड की तरफ वापस जब हम देखते हैं तो हमें ये दिखता है मज़ार जो है टीपू सुल्तान का। बैक साइड में भी चारों ओर जब देखेंगे तो उनके शाही परिवार के लोगों की यहाँ पर चारों ओर कब्रें हैं। और इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अवेलेबल इसीलिए नहीं रहती है कि अगर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स अगर मुस्लिम्स लेंगे, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स मुस्लिम्स को बहुत आगे ले जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जनरली मुस्लिम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो कॉमर्स वगैरह लेते हैं और बिज़नेस नहीं करते,
कॉमर्स एक बिज़नेस का सब्जेक्ट है, वो स्ट्रैटेजी बिज़नेस की तो समझते हैं लेकिन बिज़नेस नहीं करते, कहीं ना कहीं नौकरी या अपने वालदेन का ही जो दुकान होती है उस पर बैठते हैं और उस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल ही नहीं करते। तो दोस्तों जो पढ़ा गया है उसका इस्तेमाल किया जाए। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं। सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, और इतिहास जानने से, तारीख़ जानने से, हमारे जो हिस्ट्री को जानने से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं और हम बहुत सारे डेवलपमेंटल काम करने की कोशिश करते हैं। तो मुस्लिम्स को ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स लेना होंगे। जब अगर ह्यूमैनिटीज़ के मुस्लिम सब्जेक्ट लेंगे, शासन का जिसमें इल्म होता है, प्रशासन का इल्म होता है, अगर इल्म हुकूमत होगा तो वो हुकूमत की तरफ आएंगे, इल्म निज़ामत आएगा तो निज़ामत की तरफ आएंगे, इल्म अदालत आएगा तो अदालत की तरफ आएंगे। ऐसे ही इल्म मशीयत होगा तो मशीयत यानी कि इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की तरफ आएंगे। तो दोस्तों अगर इल्म हिफाजत होगा तो वो सिक्योरिटी को समझ पाएंगे, सिक्योरिटी के इल्म के साथ में वो आगे आ पाएंगे। ये सब सोशल साइंस के नॉलेजेस हैं। थियोलॉजी जो है, जो धर्मशास्त्र जिसे कहते हैं, अब धर्मशास्त्र हर मज़हब का होता है और हर मज़हब में अलग अलग धर्मशास्त्र के थॉट्स होते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। जैसे मुसलमानों में शिया, सुन्नियों में देखा जाए तो बहुत सारे थॉट्स हैं, हम्बली, शाफ़ई, मालिकी, इस तरह से बहुत सारे थॉट्स हैं। तो ये थियोलॉजी है। तो दिमाग खुलने लगता है सोशल साइंस से और वो लोग डेवलप होने लगते हैं। टीपू सुल्तान उन्हीं में से ऐसे एक सुल्तान थे जो खुले दिमाग के थे, और इतना इल्म होने के बाद इंसान जो थॉटफुल हो जाता है, वैचारिक हो जाता है, उसकी आइडियोलॉजी ब्रॉड माइंडेड हो जाती है, और ऐसे लोग ही अच्छे शासक होते हैं और लंबे वक्त तक उनका शासन चलता है। क्योंकि अच्छा शासक होने के लिए अच्छा प्रशासक होना ज़रूरी है, अच्छा हुक्मरा होने के लिए अच्छा नाजिम होना ज़रूरी है, उसकी निज़ामत बहुत अच्छी होना चाहिए, उसकी अदालत उसको बहुत अच्छी होना चाहिए। अगर वो इंसाफ करने वाला है, न्याय करने वाला है, न्यायपूर्ण है, वो ऐसे ही उसकी मशीयत बहुत अच्छी होना चाहिए कि उसका आर्थिक व्यवस्था, उसका जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी होना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें हों, और ये सभी चीज़ें टीपू सुल्तान में थी कि वो हर लिहाज से अच्छे नाजिम थे, अच्छे शासक थे, अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे वो हिफाजती दस्ते वाले थे, लेकिन गद्दारों की वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ गई। वहाँ वो थोड़े से कमज़ोर पड़ गए कि गद्दारों को नहीं पहचान पाए। दूसरी एक चीज़ ये वो कि अच्छी इकोनॉमी को समझने वाले थे, रिसर्च बेस्ड थे, कि कहीं ना कहीं जो नेचुरल साइंस है उसको भी जान रहे थे कि अपडेट होना, अपग्रेड होना, डेवलप होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के दौर के मुसलमानों को सीखना होगा दोस्तों टीपू सुल्तान से कि जिस तरह से वो अपडेट और अपग्रेड हो रहे थे ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ टीपू सुल्तान से ना सीखे, वो थी डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में वो कमज़ोर थे। अगर डिप्लोमेटिक होते तो आज टीपू सुल्तान की पूरी जनरेशन होती और साउथ इंडिया हो सकता था कि एक डेवलप हिस्सा होता हिंदुस्तान का। लेकिन कहीं ना कहीं बस एक जो उनके अंदर खुददारी थी, जोश थी, और वही जोश और वो उनके अंदर जो बहादुरी थी वही उनकी दुश्मन बनी। कहीं ना कहीं बहादुरी के अंदर डिप्लोमेसी भी होना चाहिए। और डिप्लोमेटिक अगर होते तो उनकी जो समझ, उनकी जो विचारधारा, उनका जो नॉलेज, उनकी जो एक विजन था, एक मिशन था, वो पूरा हो जाता। तब तक खामोश ही रहना ज़रूरी था। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने ये निज़ाम अपनाया था कि मक्का के अंदर बहुत सारे जुल्म हुए, लेकिन एक वक्त आया कि जब बद्र हुआ, बद्र के बाद में उहुद हारे और एक वक्त फ़तेह मक्का हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर समझना होता है कि हमें कहाँ क्या डिसीजन लेना है। यही एक छोटा सा डिसीजन जो था वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया था टीपू सुल्तान को। और अगर वो यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लेते और अपने आसपास के लोगों के गद्दारी की तरफ जान लेते, या थोड़े वक्त के अंदर मदद के लिए निकल जाते, तो आज ये मकबरे के साथ साथ साउथ इंडिया का नक्शा और हिस्ट्री ही कुछ और होती। ना हिंदुस्तान ग़ुलाम होता, ना अंग्रेज़ मराठों का, नवाबों का और सिखों का फ़ायदा उठा पाते। उनको एक कठपुतली की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया और हिंदुस्तान को ग़ुलाम बना लिया। और फिर यही चीज़ एक और जो हिंदुस्तान की बंटवारा भी हुआ, ये बहुत सारी बर्बादी दो ही तरफ से हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने एक दूसरे को मारा। और यही चीज़ अगर टीपू सुल्तान होते तो ये कभी नहीं हो पाता। तो दोस्तों एक चीज़ बस हमेशा मैं यही कहता हूँ कि मेरी वीडियोस को आप स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को स्टडी करने का, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को स्टडी करने का।
जो और नेचुरल साइंस के साथ में जो कि टीपू सुल्तान कर रहे थे कि अगर हमें हमारे हालात सुधरना है तो हमें इल्म हुकूमत आना चाहिए, जो शासन का इल्म है वो हमें आना चाहिए, हमें निज़ामत आना चाहिए, जो प्रशासन का इल्म है वो हमें आना चाहिए। इसी के साथ में जो इल्म अदालत है, बहुत सारे गलत डिसीजन अगर लिए जा रहे हैं तो हमें वो आना चाहिए, जुडिशरी का, न्यायपालिका का इल्म आना चाहिए। बहुत सारे मशीयत के मुसलमान, बहुत सारे व्यापारी तो हैं, बहुत सारा व्यापार भी कर रहे हैं, हर कहीं भी जाएं तो छोटे मोटे भी व्यापारी होते हैं हर लिहाज में, लेकिन अगर उन्हें इल्म हो प्रॉपर तरीके से मशीयत का, इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का, तो वो सही तरफ से जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जुल्म, अन्याचार, अत्याचार होते हैं, मॉब लिंचिंग्स होती है, तो हिफाजत इल्म भी होना चाहिए, सुरक्षा का इल्म भी मुस्लिम्स को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इल्म हिफाजत। और आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इल्म सहाफ़त, यानी कि जर्नलिज़म का, पत्रकारिता का। इस फील्ड में मुस्लिम्स को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी वीडियोस ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अभी तक मैं सीरीज़ वाइज सारी वीडियोस बना रहा हूँ। अब ये पहली मेरी वीडियो थी जो मैं इतना लास्ट मुग़ल सल्तनत और इसके अलावा जो मेडिवल जो हिस्ट्री थी, अभी तक मैंने वहीं के वीडियो बनाए हैं सीरीज़ वाइज। लेकिन अभी मैं जब यहाँ पहुँचा, टीपू सुल्तान का वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और ऐसे शेर दिल, ऐसे बहादुर और ऐसे नेक इंसान की मैं समझ रहा था कि अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं ये वीडियो बनाने में लेट ना हूँ, और इसीलिए मैंने टीपू सुल्तान का ये वीडियो बनाया है, सीखने के लिए, जानने के लिए। आप जैसा कि मैं बता रहा था कि स्टूडेंट्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी, सीरीज़ वाइज मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ जिसमें मोहम्मद गोरी से लेकर कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, जो हिंदुस्तान में फिर नवाब, राजपूत और जो सिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंडर में रहे और ब्रिटिशर्स की मुट्ठी में रहे। एकमात्र टीपू सुल्तान थे जो ब्रिटिशर्स की मुट्ठी में नहीं रहे, उनकी कैद में नहीं रहे। ये सबसे बड़ी बात थी टीपू सुल्तान की। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये तो अंग्रेज़ों के नीचे वाली बात हो गई, लेकिन जब मोहम्मद गोरी लोग खुद पैगनिज़म को मानते थे, खुद मूर्ति पूजक थे, लेकिन गोरियों ने भी कलमा तौहीद पढ़ा। कुछ कौमें ऐसी रह गई जो जाट गुज्जर भी कभी पढ़ सकते थे, काफ़ी हद तक जाट और गुज्जर भी कलमा तौहीद और खत्री भी पढ़ पाए हैं। जो पंजाबी लोग थे, खत्रियों में से जो गुजरात सल्तनत की जिन्होंने शुरुआत की थी वो मुज़फ़्फ़र शाह, वो खुद एक खत्री थे, पंजाबी थे, और उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ा। लेकिन एक फ़कीर जो रहे गुरु नानक, जो सूफ़ीज़म से बड़े इंस्पायर्ड थे और ख़ुद को उन्होंने मुस्लिम तो नहीं कहा, लेकिन जो वैदिक धर्म है, आर्य धर्म है, उसको सिरे से नकारा। उसके अंदर जो वैदिक धर्म में जो ये कर्म कांड थे, जो अजीब सी देवी देवताओं की पूजाएं थी, और इसके अलावा उसमें जो और भी जो कुरीतियाँ थी, जातिवाद था, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लाम की थॉट को, सूफ़ीज़म के थॉट को चुना। लेकिन एक मैं हमेशा से बोलता हूँ कि नेपोटिज़म नहीं होना चाहिए, और उनके जितने भी आगे जाके सक्सेसर हुए वो कहीं ना कहीं उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। और यही एक आगे जाकर एक पीर मुरीदी का सिस्टम, गुरु मतलब होता है पीर और मुरीद मतलब होता है स्टूडेंट, तो वो गुरु और सिक्खी करके एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, पूरा इस्लाम में से निकाला हुआ। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा था, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, मोहम्मद गोरी और जो गोरी डायनेस्टी के लोग थे, पठान थे, बहुत सारे गुज्जर और जाट लोग थे, वो एक फ़कीर जो थे और उसमें नेपोटिज़म नहीं हुआ तो एक नया धर्म ले लिया, वरना जाट और गुज्जर लोगों को भी कलमा तौहीद मिल जाता। ऐसे मराठे महरूम रह गए कलमा तौहीद से, और हिंदुस्तान की कुछ गिनी चुने अगर कौमें कलमा तौहीद पढ़ लेती तो आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कलमा तौहीद, एक सच्चे परमेश्वर, एक सच्चे खुदा, एक सच्चे अल्लाह की पूजा कर रहा होता, ज़िंदा खुदा की पूजा कर रहा होता, जिसका कोई शरीक नहीं है, जो हमेशा रहने वाला है, जिसको कभी मौत नहीं है। ये बात वो समझ लेते। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अपडेट होना, अपग्रेड होना, ये सारे जो नेचुरल साइंस, सोशल साइंस का हिस्सा होना, अगर तबलीग करना है, प्रचार करना है, तो उसके लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है। हर समाज के पहलू को, हर हिस्से को समझना ज़रूरी होता है, और उससे तबलीग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। यही अल्लाह के रसूल ने समझा। जो बद्र के अंदर लोग हारे थे, उनकी सज़ा यही थी कि तुम्हें जो आता है हमारे लोगों को सिखाओ, और उन लोगों ने सिखाना शुरू करा।
तो यही एक इस्लाम है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे के अंदर, एवरेज वे के अंदर मध्यम मार्ग को लेकर चलना होता है, डेवलपमेंट को लेकर चलना होता है। इसी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, वो यूरोप हो, अफ्रीका हो या एशिया हो। और उसके बाद जब मुस्लिम्स ने अपग्रेड होना, अपडेट होना, रिसर्च करना, डिस्कवरीज़ करना, इन्वेंशंस करना बंद किए, और डिस्कवरीज जब यूरोपियंस ने करने लगे तो वहाँ तक उनको वो, क्योंकि कहीं ना कहीं कलमा या फिर जो प्रचार है वो पावर के ज़रिए, आपकी रिसर्च के ज़रिए, आप काबिल जितने हो। अगर बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में फैला तो बुद्ध एक बादशाह थे और उन्होंने फ़कीर इख्तियार की। तो अगर कोई पावरफुल इंसान तो किसी भी चीज़ का प्रचार करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसका असर बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं ना कहीं अगर ये कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। तो दोस्तों, वैसे अखलाक और कैरेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारी हर चीज़ को, हमें किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और टीपू सुल्तान वो सभी चीज़ें लेकर चल रहे थे, बस एकमात्र चीज़, अगर वो थोड़ा रुक जाते, अगर अंग्रेज़ों ने उनको वक्त नहीं दिया, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होते तो आज उनके पास वक्त होता और अंग्रेज़ हिंदुस्तान में दाखिल ही नहीं हो पाते और हिंदुस्तान पूरा कलमा तौहीद पढ़ रहा होता। तो दोस्तों, ये हमेशा मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरी वीडियोस को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मैं सीरीज़ पर आ रहा था कि मोहम्मद गोरी के बाद में जो दिल्ली सल्तनत रही, और दिल्ली सल्तनत से टूटने के बाद में जो अलग अलग हिंदुस्तान में सल्तनतें हुई, उनका सीरीज़ वाइज मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ और उसमें आपको पूरी प्रॉपर तरीके से मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, कनेक्ट करके, स्पेशली सूफियाओं के ज़रिए से भी, कि सूफिया इकराम ने किस तरह से उन्हें लीनियन होकर किसी भी तरह के जो संप्रदायवाद नहीं हो, फ़िरका परिस्ती नहीं हो, रब से मिलाने वाली बात हो। अब सूफिया इकराम भी अगर थोड़े से पॉलिटिकल थॉट के होते और आगे विजनरी होते, और अगर वो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे सिखों के अंदर ये रहा कि नेपोटिज़म नहीं रहा, और आगे जाके जितने भी बड़े सिलसिले हैं वो कहीं ना कहीं नेपोटिस्ट होने के वजह से आगे जाके सिर्फ गद्दा नशीन और इस तरह के होटल वाले आपको बहुत सारे पीर मिल जाएंगे, और सूफिया ने कराम के नाम पर वहाँ अर्निंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हुई है सुल्तानों के साथ भी और सूफियों के साथ भी। तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चों को विजनरी बनाएगी, शासक बनाएगी, प्रशासक बनाएगी, और उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग देगी कि हमें हमारी कौम के लिए तालीम के साथ कुछ करना है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं करना है, हमारे कौम के अंदर जो हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे फ्रेंड जोन के अंदर हैं या हमारे नेबर्स हैं, उनके अंदर तालीम का एक रुझान पैदा करना है। शिक्षित होने के बाद, संगठित होने के बाद हमारे अधिकारों के लिए खड़े होना है, प्रचार करना है सच्चे मज़हब, सच्चे दीन इस्लाम का, सच्चे खुदा अल्लाह तबारक व तआला से हमारे देश के लोगों को मिलवाना है। ये थॉट्स उनमें आने लगेंगे। तो मेरी वीडियोस को आप जब भी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी अंदर की तरफ मैं और जाऊँगा, जो टीपू सुल्तान का रोज़ा है, और अंदर की आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था। यहाँ से फिर मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ आया। तो आइए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और टीपू सुल्तान के रोज़े की जो कुछ अंदर की कलाकृतियाँ हैं और जो डिज़ाइंस है और जो स्पेशली उनका जो मज़ार है उसकी मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। इनको बहुत बड़ा एक सूफ़ी संत ही माना जाता है, यहाँ के लोग रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये सारा काम मुझे बताया गया कि ये उसी वक्त का किया गया है। दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि इतना पुराना काम 1799 के पहले का मकबरा है। वजह यह है कि सबसे पहली जो आप कब्र देख रहे हैं ये है टीपू सुल्तान की, और उसके पास में उनके वालिद हैं, और उसके बाद में उनकी वालदा। तो उनके वालिद जो हैदर अली थे, सबसे पहले उनको यहाँ पर दफनाया गया था, और उसके बाद में फिर उनकी वालदा को। और जब 1799 में टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया था तो उन्हें दफनाया गया था। तो ये 3 कब्रें हैं, सबसे पहले टीपू सुल्तान की है, फिर उनके वालिद हैदर अली की, फिर उनकी वालदा की। और बड़ी अजीब बात है, स्ट्रेंज है कि इतना पुराना होने के बाद ये डिज़ाइंस इतनी ज़्यादा ठीक कैसे हो सकती है। अनबिलीवेबल है दोस्तों ये बात। और ऐसे ही इनका जो महल है, दौलत बाग महल, उसका भी बिल्कुल इसी तरह का डिज़ाइन है कि अगर उसे भी देखें तो उसकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। पूरे मकबरे की स्थिति बहुत अच्छी है। पूरा काले पत्थर का एक यहाँ पर एक एंट्रेंस बनाया गया है, और लोग यहाँ पर बिल्कुल सूफ़ी संतों की तरह ही मानते हैं। बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत ज़्यादा आदर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ के स्थानीय निवासी देते हैं।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किसी सुल्तान को इतनी इज़्ज़त, इतना सम्मान देते हुए मैं पहली बार देख रहा हूँ। वैसे एक और बहमनी सल्तनत के सुल्तान हैं अहमद शाह वली, उनके यहाँ भी बिल्कुल यही अंदाज़ है। और जब मैं भी बाहर की तरफ आता हूँ, देखता हूँ तो यहाँ भी बहुत सारी शाही परिवार की कब्रें हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ से इनका जो मकबरा है, मज़ार है, उसका नज़ारा यहाँ से रहता है। तो दोस्तों पहली बार किसी सुल्तान का इतना सुंदर मकबरा देखकर दिल खुश हो गया, और सबसे बड़ी बात वो सुल्तान जिसको शहीद किया गया, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इस मकबरे पर आकर। और दूसरी, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने सिर्फ यहाँ गार्डन की ही देखभाल कर रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी है और किसी भी तरह का मकबरे में कोई काम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऑलरेडी ही मकबरा बहुत अच्छी सिचुएशन में था और यहाँ की इवन कब्रें जो हैं पुरानी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं। कुछ थोड़ी बहुत कब्रें हैं जो डैमेज हुई हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। होप सो कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया करे। और जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि पार्शलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको एजुकेशन हासिल करके एएसआई और दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बने, सोशल साइंस सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमें शासन प्रशासन का हिस्सा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So friends, it's time to live, or as I tell you in my all videos that I'm traveling all over India just to tell you the history of all Sufia and Sultan and real history. So I would like to ask and request you, please like, share the video and subscribe the channel. Because of your support, the channel is growing a lot, and I must request you, please share this video most of the students. It will help them to study social sciences so that they will be part of government jobs. So it is my humble request, please share the video as well. Thank you for watching. Keep smiling. Take care. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.